अच्छा जी, तो हम एक्टिनिक केराटोसिस की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि ये जो है एक्टिनिक केराटोसिस ज़्यादातर जो है लेस दैन 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, टैन ब्राउन या रेड होंगे और रफ़ किस्म के सैंड पेपर की तरह के रफ़ से होंगे जब हम उनको टच करेंगे। फिर हमने कहा कि माइक्रोस्कोपिकली जो लोअर पोर्शन होगा इनमें, जो एपिडर्मिस का लोअर पोर्शन, उसमें हमें साइटोलॉजिक ए टाइप मिलता है, जो साथ में एसोसिएटेड होगा विद हाइपरप्लेजिया ऑफ द बेसल सेल। ठीक है, लोअर पोर्शन एपिडर्मिस में साइटोलॉजिक ए टाइपिया भी है, साथ में बेसल सेल्स का भी जो है हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। या फिर एट्रोफी और डिफ्यूज थिनिंग हमें मिलेगी एपिडर्मल सरफेस की। इसके अलावा डर्मिस जब हम देखेंगे तो उसमें हमें थिकेंड ब्लू ग्रे इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे, याद रखिएगा। डर्मिस में थिकेंड ब्लू ग्रे इलास्टिक फाइबर्स होंगे जिनको हमने सोलर इलास्टोसिस कहा, द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक सन डैमेज की वजह से। ठीक है, अब कह रहा है कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होगी वो इसमें थिकेंड हो जाएगी और उसमें भी जो है हमें एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ न्यूक्लिया मिलेगी। तो वहाँ पे एबनॉर्मली अगर न्यूक्लिया रह गया है तो उसको हम पैरा केराटोसिस कहेंगे। ठीक है, अनकॉमनली जो फुल थिकनेस होगी एपिडर्मल ए टाइप की वो हमें मिलती है और इस तरह के लेजन्स को हम कंसीडर करते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, जिस तरह की हमें पूरी थिकनेस ऑफ एपिडर्मस में जो है एपिडर्मल थिकनेस में पूरी में ए टाइप मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो सी फिगर है इसमें दिखाया गया है, यह है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू लेजन है जिसमें देखिए हमें फुल थिकनेस का एपिथेलियल ए टाइप मिलता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो एक्टिनिक केराटोसिस याद रखिएगा बहुत ही कॉमन होता है फेयर स्किन वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें। ठीक है, और ये बढ़ता जाता है इसका इंसिडेंस एज के साथ और सन एक्सपोजर के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ेगा। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसमें प्री डायलेक्शन होती है सन एक्सपोज्ड एरियाज में, जैसे फेस, आर्म्स, डॉर्सम ऑफ द हैंड्स में ये ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्पाइट द लो रिस्क फॉर मेलिग्नेंट प्रोग्रेशन, यानी इसमें इतना रिस्क नहीं है कि ये आगे जाके मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो, एक्टिनिक केराटोसिस ऑफन ट्रीट किए जाते हैं। इनको हम ट्रीट करते हैं ताकि एक तो इनकी प्रोग्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके या फिर कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हम इसको ट्रीट करते हैं। लोकल इरेडिकेशन क्रायोथेरेपी के थ्रू, इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल फ्रीजिंग, या फिर इवन हम टॉपिकल एजेंट्स के थ्रू भी इसको लोकली इरेडिकेट कर सकते हैं और यही इफेक्टिव एंड सेफ है। ठीक है, तो समरी देखिए हमने डिस्कस किया बिनाइन एंड प्री मेलिग्नेंट एपिथेलियल लेशंस। ठीक है, बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों हमने देखी। सबसे पहले हमने सेबोरिक केराटोसिस पढ़ा जिसमें एक राउंड सी फ्लैट प्लैक्स बन जाते हैं जो प्रोलिफरेटिंग मोनोटोनस एपिडर्मल बेसल सेल्स के ही होते हैं। ठीक है, जो कभी कभार उनमें हमें मेलानिन भी मिलता है। हाइपर केराटोसिस और कैरेटिन से फिल हुई वो सिस्ट जो है इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, सेबोरिक केराटोसिस में। दूसरा है एक्टिनिक केराटोसिस, तो ये जो सन एक्सपोज्ड स्किन होती है ना उस पर ये मौजूद होते हैं एक्टिनिक केराटोसिस, अभी हमने डिस्कस किया। और इस तरह की लेजन जो है साइटोलॉजिक ए टाइप या अपने लोअर पार्ट्स ऑफ द एपिडर्मिस में शो करेंगी और इनफ्रीक्वेंटली आगे जाके प्रोग्रेस करेंगी कार्सिनोमा इन सीटू की तरफ। ठीक है, देन है कि आल्दो दोनों जो है इस तरह की लेजन एसोसिएटेड हो सकती हैं ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन के साथ, तो इनमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सीडिंगली लेकिन रेयर है सेबोरिक केराटोसिस में और सिर्फ स्मॉल सबसेट ऑफ एक्टिनिक केराटोसिस में होती है। ठीक है, सेबोरिक में रेयर है, एक्टिनिक में थोड़े केसेस में होती है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट। तो ट्यूमर्स ऑफ द स्किन का अगला टॉपिक है मैलिग्नेंट एपिडर्मल ट्यूमर्स। ठीक है, अभी हम मैलिग्नेंट वाले एपिडर्मल ट्यूमर्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सबसे पहला है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। देखिए, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो है ये कॉमन ट्यूमर है जो टिपिकली अराइज करता है जो सन एक्सपोज्ड साइट्स होती हैं उनमें ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। तो इस तरह के ट्यूमर्स में ज़्यादा इंसिडेंस मेन में होता है बनस्पत वुमेन के। पैथोजेनेसिस इस तरह है कि ये कुटेनियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मेनली जब कॉज होते हैं जब यूवी लाइट के साथ एक्सपोजर हो जो लीड करेगा वाइड स्प्रेड डीएनए का डैमेज। ठीक है, यूवी लाइट की वजह से डीएनए डैमेज हो रहा है और एक्सट्रीमली हाई म्यूटेशनल लोड्स हो रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएगी यूवी लाइट की वजह से। तो जैसा कि कोई इमेजिन कर सकता है कि पेशेंट्स जो हैं जिनको ये रेयर डिसऑर्डर होता है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम का, ये वाला जो रेयर डिसऑर्डर है जो डिसरप्ट कर देता है रिपेयर यूवी इंड्यूस डीएनए डैमेज को। ठीक है, यूवी की वजह से जो डीएनए डैमेज हुआ है वो इस डिसऑर्डर में रिपेयर नहीं हो पाता, तो ये जो है एक्सेप्शनली हाई रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा रिस्क इन पेशेंट में होता है। ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा वालों में TP53 की म्यूटेशन याद रखिएगा कॉमन होती है, जैसा कि एक्टिवेटिंग म्यूटेशन रास में हो और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए नॉच रिसेप्टर्स में, जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को जो रेगुलेट करेंगे ऑर्डरली डिफरेंशिएशन ऑफ द नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है नॉर्मल स्क्वामस एपिथेलिया की उसको रेगुलेट जो करेंगे उन सिग्नल्स को ये नॉच रिसेप्टर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, उनमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है और रास में भी जो है एक्टिवेटिंग म्यूटेशन आ जाती है। ठीक है, तो TP53 में भी इसमें म्यूटेशन कॉमन है।
इम्यूनो सप्रेशन, पार्टिकुलरली आपने याद रखना है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले रेसिपिएंट्स के अंदर ये एसोसिएटेड होती है कि उनको ज़्यादा इंक्रीज इंसिडेंस होता है कि उनको कुटेनियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाए, जो कि लाइकली है टू बी एसोसिएटेड विथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि वो इम्यूनो सप्रेस्ड है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया तो उनको कुटेनियस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। बाकी भी कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन, जिनमें टार्स ऑयल्स आ जाते हैं, क्रॉनिक नॉन हीलिंग कोई अल्सर हो, हील नहीं हो रहा, उससे ये डेवलप हो सकता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ओल्ड बर्न स्कार्स, इंजेक्शन ऑफ आर्सेनिकल्स, और इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन भी प्रीडिस्पोज करेंगी टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो मॉर्फोलॉजी पे आ जाए, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू जो है, याद रखिएगा, अपीयर करता है एक शार्पली डिफाइंड रेड स्केलिंग प्लैक की तरह, ठीक है, स्केलिंग सा प्लैक होगा, और कुछ जो है अपीयर होते हैं टू अराइज इन एसोसिएशन विथ प्रायर एक्टिनिक केराटोसिस, यानी पहले एक्टिनिक केराटोसिस होगी, उसी से कुछ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अराइज करते हैं, ठीक है, या कुछ जो है अलग से शार्पली डिफाइंड रेड स्केलिंग प्लैक की तरह। अब माइक्रोस्कोपी जब हम इनको देखेंगे ना, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इन सीटू, वो कैरेक्टराइज हुआ है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाईली एटिपिकल सेल्स हमें सारे लेवल ऑफ एपिडर्मिस पे मिलेगा इंटायर, ठीक है, और न्यूक्लियर जो क्राउडिंग होती है और डिसऑर्गेनाइजेशन भी विजिबल होगी, ठीक है, ए टाइपिया के साथ न्यूक्लियर क्राउडिंग भी हो रही है, डिसऑर्गेनाइजेशन भी। जो मोस्ट एडवांस्ड इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वो आपने याद रखना है कि नोड्यूलर होगा, ठीक है, ऑफन स्केली लेजन्स दैट मे अंडरगो अल्सरेशन, एडवांस है ना, इन्वेड कर गया है, इन्वेजिव, तो नोड्यूलर सा भी होगा, और ऑफन स्केली सी लेजन होगी जो कि जिसमें अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसका फिगर भी यहाँ पे शोन है, ए फिगर में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यही इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, ए फिगर में ये नोड्यूलर सा हाइपर कैराटोटिक लेजन है जो कि ईयर पे हो गई है, ठीक है, साथ में देखिए ये एसोसिएटेड है इस मेटास्टेसिस के साथ, जो एक प्रोमिनेंट पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेटास्टेसिस हो गई है इसकी पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड में। तो इस तरह के जो ट्यूमर्स है ना, ये वेरिएबल डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन शो करते हैं, रेंज कर सकती है ट्यूमर्स विद दी सेल्स, जिनमें मतलब सेल्स अरेंज हुए होंगे ऑर्डरली लोब्यूल्स के अंदर, जो एग्जिबिट करेगा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कैरेटिनाइजेशन, ठीक है, हमने कहा ना वेरिएबल डिग्री ऑफ इनमें डिफरेंशिएशन होती है, तो क्या क्या हो सकता है कि ऑर्डर इनमें जो है अरेंज कर सकता है, सेल्स होंगे जो कि ऑर्डरली लोब्यूल्स की फॉर्म में अरेंज होंगे जो एग्जिबिट करेंगे एक्सटेंसिव कैरेटिनाइजेशन, या फिर इसमें नियोप्लाज्म्स भी हो सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाईली एनाप्लास्टिक सेल्स होंगे विद द फोकाई ऑफ नेक्रोसिस एंड ओनली अबॉर्टिव सिंगल सेल कैरेटिनाइजेशन भी हो सकती है, जिसको हम डिस्केराटोसिस कहते हैं। तो इसका भी जो है फिगर शोन है इस बी फिगर में, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ट्यूमर ने जो है इन्वेड कर दिया है डर्मल सॉफ्ट टिश्यू को एज अ इरेगुलर प्रोजेक्शंस ऑफ एटिपिकल स्क्वामस सेल्स एग्जिबिटिंग एक्एंथोलाइसिस, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू को जाके इन्वेड करता है और इरेगुलर प्रोजेक्शंस की तरह, और एटिपिकल स्क्वामस सेल की इरेगुलर सी प्रोजेक्शंस होती हैं जो एग्जिबिट कर रही होंगी एक्एंथोलाइसिस, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाए तो इन्वेजिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन जो है आपको याद रखना है कि ये ऑफन डिस्कवर होता है जब स्मॉल हो और जब ये रीसेक्टेबल हो, ठीक है। अब ये इन्वेजिव वाले की बात हो रही है, वो जब छोटा होता है और रिसेक्टेबल होता है तब ही जो है डिस्कवर हो जाता है। लेस देन 1% जो होंगे, 1% से भी कम, वो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं रीजनल लिम्फ नोड के अंदर डायग्नोसिस के टाइम पे। तो लाइक्लीहुड जो होता है ना मेटास्टेसिस का, वो रिलेटेड है थिकनेस ऑफ द लेजन के हिसाब से, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा मेटास्टेसिस होता है, और इसके अलावा डिग्री ऑफ इन्वेजन इनटू द सबक्यूटेस, उसने कितना इन्वेड किया तो फिर उतना ज़्यादा रिस्क होता है मेटास्टेसिस होने का। अब ट्यूमर्स जो अराइज करते हैं एक्टिनिक केराटोसिस से, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया, वो आपने याद रखना है कि लोकली एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जनरली वो मेटास्टेसाइज करेंगे ओनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लोकली तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं जो एक्टिनिक केराटोसिस से अराइज करते हैं, लेकिन वो मेटास्टेसाइज जो है बहुत टाइम के बाद करेंगे, ठीक है। जबकि वो ट्यूमर्स जो बर्न के स्कार से अराइज करे, बर्न हुआ है, स्कार बना है, उससे फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बना है, या फिर कोई अल्सर से अगर अराइज करे नॉन सन एक्सपोज्ड स्किन से, तो ये ऑफन मोर एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो हमारी इंटरनल साइट से अगर अराइज करें, जैसे ओरोफेरिंग्स में, लंग्स, इसोफेगस, एनस, तो ये जनरली इन्वेजिव होते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं, पॉसिबली, क्योंकि अनलाइक इन द स्किन, इनमें जो अर्ली लेजन होती है वो अनरिकॉग्नाइज्ड होती है, उनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, तो वो इन्वेड भी कर चुके होते हैं, बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है, जो इंटरनल साइट्स पे होता है। नेक्स्ट आता है बेसल सेल कार्सिनोमा।
अब ये बेसल सेल कार्सिनोमा एक स्लो ग्रो करने वाला कैंसर होता है जो रेयरली ही मेटास्टेसाइज करेगा, रेयरली, याद रखिएगा। तो अब ये उन साइट्स पे ग्रो करेगा, होता है, डेवलप करता है जो सब्जेक्ट होती है टू क्रॉनिक सन एक्सपोजर और लाइटली पिगमेंटेड इंडिविजुअल्स में, जिनकी स्किन जो है फेयर होती है, उनमें ये ज़्यादातर होता है। पैथोजेनेसिस किस तरह है? जो मॉलिक्यूलर हॉलमार्क होता है बेसल सेल कार्सिनोमा का, वो इसमें याद रखना है आपने कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आती है PTH1, PTCH1, ठीक है। PTCH1 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गई, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है हेजहॉग सिग्नलिंग को, ठीक है। तो इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गई, हेंस ट्यूमर एग्जिबिट करेगा कॉन्स्टिट्यूटिव हेजहॉग पाथवे एक्टिवेशन, क्योंकि हेजहॉग को ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है। ये इसी में म्यूटेशन आ गई तो हेजहॉग पाथवे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिवेशन हो गई ना इस हेजहॉग की, तो वो इंटर्न एक्टिवेट कर देगा होस्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम जीन्स इम्प्लीकेटेड इन द सेल ग्रोथ, ठीक है। उन जीन्स को जो सेल ग्रोथ में होते हैं उनको बढ़ा देगा, उनकी ग्रोथ करवा देगा, एक्टिवेट कर देगा सेल ग्रोथ वालों को, और सर्वाइवल एंड अदर फिनोटाइप्स लिंक्ड टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैलिग्नेंसी में आगे चला जाएगा। स्पोरेडिक वाले जो बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं उनमें PTCH1 की म्यूटेशन बियर करती है टेलटेल साइन ऑफ UV लाइट इंड्यूस्ड DNA डैमेज, ठीक है। इसमें जो है स्पोरेडिक वाले में UV लाइट की वजह से DNA डैमेज होता है। PTCH म्यूटेशन जो है वो ये टेलटेल साइन बियर कर रही होती है कि इसमें UV लाइट से इंड्यूस हुआ DNA डैमेज हुआ है। अब जो सेंट्रल रोल है कि हेजहॉग की सिग्नलिंग का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना इन द बेसल सेल कार्सिनोमा, ये फर्दर एम्फेसाइज हुआ है बाय गोरलिन सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है, गोरलिन सिंड्रोम, जो कि एक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, कॉज होता है जब इनहेरिटेड कोई डिफेक्ट आ जाए PTCH1 के अंदर, ठीक है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर गोल्डन सिंड्रोम, जब इनहेरिटेड डिफेक्ट आ जाए PTCH1 में, इनहेरिटेड डिफेक्ट जो एसोसिएटेड होगा विद फैमिलियल बेसल सेल कार्सिनोमा। हेजहॉग पाथवे आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, और पेशेंट जिनको ये गोरलिन सिंड्रोम हुआ है ना, ये ऑफन मैनिफेस्ट करते हैं सटल डेवलपमेंटल उनको एनामलीज होंगी, ठीक है। TP53 की म्यूटेशन जो UV लाइट की वजह से इंड्यूस हुई हो, ये भी जो है इनकी वजह से अगर डैमेज हुआ हो तो ये भी बहुत कॉमन होता है फैमिलियल में भी और स्पोरेडिक बेसल सेल कार्सिनोमा दोनों में। TP53 की भी हमें मिलती है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी में आ जाए, बेसल सेल कार्सिनोमा मैनिफेस्ट करता है एक पर्ली सा पेप्यूल, ठीक है, याद रखिएगा पर्ली पेप्यूल होगा, ऑफन प्रोमिनेंट डायलेट हुई हुई सब एपिडर्मल ब्लड वेसल्स के साथ, जिनको हम टेलेंजेक्टेजिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए फिगर में भी देखें ये बेसल सेल कार्सिनोमा दिखाया गया है, ये प्रोटोटिपिकल हमें पर्ली सी एक स्मूथ सरफेस वाला पेप्यूल नज़र आ रहा है टेलेंजेक्टेटिक वेसल्स के साथ, ठीक है। कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं आपने उसमें याद रखना है कि उनमें मेलेनिन पिगमेंट होगा और उनको अपीयरेंस वैसी ही होगी जिस तरह मेलानोसाइटिक नेवाई हमने पढ़ा हुआ है, मेलानोसाइटिक नेवाई जिस तरह होता है उस तरह का दिखेगा, या मेलानोमास की तरह। माइक्रोस्कोपिकली ये जो ट्यूमर सेल्स हैं ना, ये रिजेंबल करेंगे नॉर्मल हमारे एपिडर्मल बेसल सेल लेयर को, जो हमारी नॉर्मल एपिडर्मल बेसल सेल लेयर होती है ना, उसी की तरह का हमें लगेगा, या फॉलिकुलर जर्मिनेटिव एलिमेंट की तरह होगा। अब क्योंकि ये अराइज करते हैं या तो एपिडर्मिस से या फिर फॉलिकुलर एपिथेलियम से, तो इसीलिए ये म्यूकोजल सरफेस पे इनकाउंटर नहीं होते, जिस तरह हमने पिछला वाला स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पढ़ा ना कि इंटरनल लाइनिंग्स में भी होता है, एनएस इसोफेगस वगैरह, ये बेसल सेल उनमें म्यूकोजल लाइनिंग में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो है एपिडर्मिस से अराइज करता है या फिर फॉलिकुलर एपिथेलियम से। तो दो जो कॉमन इसमें पैटर्न्स हमें मिलते हैं वो आपने याद रखने हैं, मल्टीफोकल सुपरफिशियल ग्रोथ्स मिलती हैं हमें, मल्टीफोकल सुपरफिशियल ग्रोथ, ठीक है, जो ओरिजिनेट करेंगी फ्रॉम द एपिडर्मिस। दूसरी होती है नोडुलर लेजन्स जो ग्रो करेंगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड इनटू द डर्मिस एज अ कॉर्ड की तरह, या आइलैंड्स ऑफ वेरिएबली बेजोफिलिक सेल्स की तरह नीचे की तरफ ग्रो करेंगी, जिनमें हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होंगे और वो एम्बेड हुई होंगी फाइब्रोटिक या म्यूसिनस स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर। तो इस फिगर में भी देखिए ना, इस बी फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह से ये ट्यूमर जो है ये बना हुआ है नेस्ट ऑफ बेजलॉइड सेल्स का, ठीक है, इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं ये फाइब्रोटिक स्ट्रोमा को, ठीक है, बेजलॉइड सेल्स हैं जो कि फाइब्रोटिक स्ट्रोमा को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। तो पेरिफेरल जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो आपने याद रखना है, जो पेरिफेरल ट्यूमर सेल्स होंगे, ट्यूमर सेल के जो न्यूक्लियाई होंगे वो अलाइन कर जाएंगे आउटर मोस्ट लेयर के अंदर, बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर में वो अलाइन करेंगे। इस पैटर्न को हम कहते हैं पेलिसेरिंग,
ठीक है, जो ऑफन सेपरेट कर देगी स्ट्रोमा को, और ये क्रिएट करता है एक कैरेक्टरिस्टिक क्लेफ्ट जो इस फिगर में शोन है। तो यहाँ पे देखें किस तरह से ये ट्यूमर सेल्स जो हैं जिनमें बहुत ही थोड़ा स्कैंड साइटोप्लाज्म है और स्मॉल हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई मौजूद है इन ट्यूमर सेल्स में, और ये पेलिसेड कर रहे हैं ऑन द आउटर साइड ऑफ द नेस्ट। ठीक है, बाहर की तरफ ये पेलिसेड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लेफ्ट जो है ये हमें नज़र आ रहा है बिटवीन द ट्यूमर सेल्स एंड इस स्ट्रोमा के दरमियान ये क्लेफ्ट बन गई है। ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफैक्ट होता है सेक्शनिंग का। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो बेजल सेल कार्सिनोमा में देखिए एस्टिमेटेड हुआ है कि मोर देन 1 मिलियन जो बेजल सेल कार्सिनोमा होते हैं ना, वो ट्रीट होते हैं यूएस में एनुअली, 1 मिलियन से भी ज़्यादा। तो बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है वो है कम्युलेटिव सन का एक्सपोजर। बेजल सेल कार्सिनोमा वार्म साउदर्न जो रीजन है यूएस के, वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वहाँ सन ज़्यादा है, और इसका इंसिडेंस 40 गुना ज़्यादा है हायर इन द सनी क्लाइमेट्स वाले रीजन पे नियर द इक्वेटर, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बनस्बत नॉर्दर्न यूरोपियन लोकेल्स के।